साथियों नमस्कार। हिंदी में वर्णमाला की कुछ प्रैक्टिस कराए थे पिछले भाग में। कुछ सवाल आपसे करवाए थे, आपने भी किया था, आंसर भी हुए थे। और हमने ये कहा था कि प्रैक्टिस अभी और कराएंगे, क्योंकि ऐसा है कि जितना भी चैप्टर तो आप पढ़ ही लोगे, उसके जितने सवाल कर डालोगे ऑब्जेक्टिव पेपर में जब आएगा तो वो जल्दी हो जाता है। कभी कभी तो जो पहले से सवाल किया हो वही आ जाता वर्ड टू वर्ड, तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो आज इस वीडियो में भी हम कुछ सवाल लेकर आए हैं आपके लिए, और उन सवालों को पहले हम आपके सामने पेश करेंगे और उसके बाद आप लोग उसको करेंगे। ऑप्शन भी होते हैं, आप जानते हो। उस सवालों को आपको करना है, कॉपी में नोट करते चलना है। हमें उम्मीद है कि जो पिछला भाग था उसके सवाल आपने नोट किया होगा। इनको नोट करते चलो। एक समय आएगा कि बहुत सारे सवाल हम 10-15 सवाल करा पाएंगे एक दिन में, लेकिन आपके सामने आपके पास बहुत बड़ा संग्रह हो जाएगा। और एक समय आएगा कि सवाल रिपीट होना शुरू हो जाएगा। जब सवाल रिपीट होना शुरू हो जाए, समझ लो कंडीशन अब सही है। ठीक है, तो हम अलग अलग किताबों से, अलग अलग पेपरों से, अपने दिमाग से कुछ सवाल आपके सामने देंगे, उनको आप करिएगा। और ऑप्शन भी होंगे। आप सवाल लिखने के बाद ऑप्शन पे टिक जरूर मार लीजिएगा। उसके बाद हम आंसर पर डिस्कस करेंगे। अगर सही निकला अच्छी बात है, अगर गलत हो गया और अच्छी बात है। सही हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत हो गया तो और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अब आज के बाद तो नहीं गलत होगा ना, और यही होना चाहिए। तो चलते हैं पहले सवाल की ओर आज के। और पहला सवाल आपका ये रहा, इसको आप नोट कर लो पहले। सवाल कह रहा है, इनमें से सघोष व्यंजन कौन सा नहीं है? इनमें से सघोष व्यंजन कौन सा नहीं है? इसका मतलब ये होगा 3 होंगे, 1 नहीं होगा। पहले नोट कर लो, तब आंसर टिक करो। जल्दी से नोट कर लो और अपना आंसर भी टिक करो। क्या है आपका आंसर? हो गया होगा। देखिए, आपको हमने अघोष और सघोष 2 बताए हैं। और जो सघोष होता है उसको घोष भी कहा जाता है, तो इसको घोष या अघोष भी कह सकते हैं। होते क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों पर झंकार यानी झंकृत होता है, वो कम पड़ता है, उन्हें अघोष कहते हैं। जिनमें घर्षण कम होता है, और जिनमें घर्षण ज्यादा होता, झंझनाहट ज्यादा होती है, वो सघोष होते हैं। हमने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ग का, कौन कौन बताओ पहले? अघोष बताओ। अच्छा, कौन कौन से होते हैं अघोष? कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है, और तीसरा, चौथा, पांचवा ये सघोष होता है। उसके बाद नीचे जब अंतस्थ व्यंजन आएंगे तो अंतस्थ व्यंजन जितने होते हैं वो सघोष में जाते हैं, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा। और जो सासा सा होते हैं वो अघोष में आते हैं। ये पूरा था। तो इसमें देखा जाए तो पहला ऑप्शन आपका है का, दूसरा गा, घा और बा। तो देखा जाए तो अगर ऑप्शन देख लें तो जो गा है वो तीसरा है, घा है चौथा है, और बा जो है वो तीसरा है। तो तीसरा, बा भी तीसरा है और गा भी तीसरा है, तो बा और गा तो होगा ही नहीं, और घा चौथा है। तो पहला और दूसरा ये अघोष होता है, बाकी सब सघोष होते हैं। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा सघोष नहीं है? तो गा तो सघोष है भाई। का देखा जाए, जो का से कबूतर लिखा है, यही जो है ये अघोष होता है, यानी ये सघोष नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा आपका। हमें उम्मीद है आपने पहला ही लगाया होगा।
और अगर किसी को यह अघोष सघोष नहीं पढ़ा है पहले से, मान लिया छूट गया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां हिंदी वर्णमाला के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें वर्णमाला के सभी भाग हमने दिए हैं और एक भाग में केवल सघोष और अघोष की बात की है, उसको आप पढ़ लीजिए, बस ये भी आपका हो जाएगा। कैसा भी सवाल आएगा आप कर लेंगे। क्लियर? देखो इन सवालों से हर चीज एक बार रिपीट हो रही है आपका, एक बार जो भूलता जा रहा था पीछे वो आपको फिर से याद आ, नहीं कहां टाइम मिलता सघोष अघोष पढ़ने का, संधि में ही मस्त रहते, समास ही पढ़ते रहते। और अभी तो ये वर्णमाला की प्रैक्टिस है, अभी जब मिक्स प्रैक्टिस कराएंगे ना तो जितने चैप्टर पढ़ाए सब पता नहीं समास का एक सवाल हुआ उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय से आ जाए, तो इसमें ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर चले। वेरी गुड, ये लीजिए अगला सवाल, इसको नोट करो, पहले पहला काम नोट करो, नोट करो, लिख लो पहले। कह रहा किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, यानी 4 शब्द दिए हैं, 4 में से 3 अशुद्ध है, 1 शुद्ध है। और ये बहुत सरल है, इसको आप लिखे होंगे, बहुत बार लिखे होंगे, कौन सा शुद्ध है। तो इसमें जो दूसरा वाला ऋषि लिखा है यही शुद्ध होता है, बाकी सब बेकार है ना। तो वर्तनी से भी सवाल इसी में 1-2 आ रहे हैं बीच बीच में, तो आप करते जाओ, क्योंकि वर्तनी कोई चैप्टर नहीं है, हम उसको पढ़ाएंगे वो बात अलग है, लेकिन इसमें आपको अपने आप करना होगा। तो ये दूसरा जो ऋषि लिखा है इस तरह तो आपने लिखा देखा होगा ना, यही आपका आंसर है। अगला सवाल ये देखिए, इसको नोट करें जरा, ये सवाल कई बार हम करवा चुके हैं, कई बार, नाम वर्णमाला है लेकिन बीच के अलग अलग सवाल हम दे रहे हैं। अंश और अंश लिखा है, लिख लो इसको, जल्दी से लिखो विद ऑप्शन, ऑप्शन भी नोट कर लो, ऑप्शन जरूर नोट कर लेना क्योंकि ऑप्शन से ही ये सवाल किए जाते हैं। एक शब्द लिखा है आपका अंश और एक अंश, तो इसमें किसी एक का, देखो इस तरह के सवाल जब भी आएंगे, अवधि अवधि, उन्नति उन्नति, बहुत सारे शब्द आते हैं, तो इस तरह के जब भी सवाल आए कोई, तो इन दोनों में से एक शब्द का अर्थ आपको 100% आता है। तो आप जो अंश और अंश लिखा है इसमें किसका अर्थ जानते हो? हमको लगता है जो पहला वाला अंश लिखा है इसका अर्थ आप जानते हो। इस अंश का अर्थ होता भाग, पार्ट यानी हिस्सा, इस अंश का माने हिस्सा होता है। पहला जो अंश आपका ऐसे ये लिखा है, ये इसका अर्थ होता है हिस्सा, यानी कोई भी चीज है उसमें आपका कितना अंश है, या इसी को भाग कह देंगे। तो पहले वाले अंश का अर्थ भाग है। अब ऑप्शन में देखो तो भाग किसमें पहले लिखा है, देखा जाए तो एक ही ऑप्शन आपका है, दूसरा ऑप्शन, जिसमें पहले का अर्थ भाग लिखा है, तो आपका ये दूसरा ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा। और इसी से ये क्लियर हो गया कि ये वाला जो अंश होता है इसका मतलब क्या होता है, कंधा। इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, कुछ मिले या ना मिले, सवाल करना था लेकिन एक चीज नहीं मिल गई तो इसको नोट कर लें। तो ये जो अंश होता है इसका अर्थ कंधा होता है, कंधा, कंधा। समझ में आई बात? तो अगले सवाल की ओर चले। वेरी गुड, ये लीजिए अगला सवाल, ये वर्णमाला से ही है, इसको नोट करो, पहले नोट कर लो भाई। नोट कर लिया?
सवाल कह रहा है कि अनुस्वार, अनुस्वार जानते हो, जो ऊपर बिंदी लगाई जाती है वो अनुस्वार होता है। अनुस्वार इसको कहते हैं। कह रहा अनुस्वार को किस वर्ग में रखेंगे। पहला ऑप्शन है स्वर। भाई स्वर में तो रखेंगे नहीं, अंग आहा अलग होता है, क्योंकि ये अयोगवाह होते हैं, तो ये तो अलग होता है भाई। अर्धस्वर, अर्धस्वर आपको मालूम है अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं, या और वा, क्योंकि ई और आ से या बनता है, उ और आ से वा बनता है, तो या और वा अर्धस्वर होंगे। तो इस अंग को जो अनुस्वार है इसको आप क्या कहते हैं कि स्वरों में भी नहीं रखोगे, अर्धस्वर में भी नहीं रखोगे। अब बात आई व्यंजन, क्या व्यंजन में रख सकते हो? नहीं रख सकते। अगर व्यंजन में भी नहीं रख सकते हो तो फिर रखोगे कहां? फिर इनमें से कोई नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, आपको मैंने बताया है कि जैसे ये लिखा है संत, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। संधि में याद करो, किसमें व्यंजन संधि का 7वां या 8वां नियम है। हमने कहा था बिंदी की जगह पे आप आधा ना लिख दो। हमने कहा था बिंदी अपना रूप बदलती है अगले को देखकर। तो देखा जाए तो इस अनुस्वार की जगह पे हम एक व्यंजन लिख सकते हैं। इसी तरह और कई जगह ऐसा होता है, तो अनुस्वार को आप व्यंजन वर्ग में रख सकते हो इसी कारण से। तो इसमें आपका तीसरा आंसर होगा, चौथा नहीं। यानी अनुस्वार को किस वर्ग में आप रख सकते हैं पूछ रहा था, तो आपका आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी व्यंजन वर्ग में आप रख सकते हैं। बढ़िया सवाल था ना, वेरी गुड। तो अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल ये रहा, इसको नोट करो, पहला काम नोट करो। कह रहा री किस प्रकार का स्वर है। पहली बात तो री स्वर है ही नहीं, लेकिन स्वरों में गिना जाता है, तो किस प्रकार का है। ऑप्शन पहला समृद्ध, दूसरा है पश्च, तीसरा है ह्रस्व, चौथा ऑप्शन है अच्छा उपर्युक्त सभी। तो ये तो तीन है समृद्ध विवृत। समृद्ध होता है, आपको मालूम है स्वर जब मैंने पढ़ाया है, समृद्ध होता है जिनके उच्चारण में मुख कम खुले, तो समृद्ध यानी री कम खुलता है, समृद्ध है, ये समृद्ध है भाई। और आप जानते हो कि जो पश्च स्वर होता है जिसमें जीभ का पिछला भाग प्रयोग किया जाता है, री, इसमें भी पिछला भाग होता है। तो ये जो री है ना, ये समृद्ध भी होता है और पश्च स्वर भी है, और ह्रस्व तो है ही है, आयुरी। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी? 4 मैंने बताई थी, अ, ई, उ और री, तो ह्रस्व भी है। देखा जाए तो जो री स्वर है ये उपर्युक्त, क्या चौथा ऑप्शन आप लगाओगे कि उपर्युक्त सभी, यानी समृद्ध भी है, पश्च भी और ह्रस्व भी है। इसको कहीं आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अब जैसे ये सवाल आया, एक बार मैंने दिमाग से इसको गुजार दिया है, विश्वास मानो अब ये दोबारा आकर देख ले कभी एग्जाम में, पक्का सही होगा। प्रैक्टिस से यही फायदा होता है। तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या आता है आपके सामने। सवाल दीजिए भाई। ये देखिए, इसको लगा, इसको लिखो पहले। अच्छा, ये तो रटा हुआ सवाल है आपका, वेरी गुड। पिछले भाग में हमने इस पे चर्चा की थी, अगर ये किसी के गलत हुआ तो फिर माफ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जल्दी से पहले लिख लो, इसको लिखो जल्दी से। जल्दी करो। लिख लिया, वेरी गुड। हमने आपको बताया था कि संयुक्त व्यंजन जो 4 होते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा,
उसमें हमने कल पिछले ही वीडियो में बताया था कि क्षा जो क्षत्रिय होता है इसमें क्या मिला होता है, का और शा। त्रा जो होता है इसमें मिला होता ता और रा, और जो ज्ञा होता है इसमें मिला होता है जा और इया। यानी ये ज्ञा नहीं जिया होता है। क्या होता है? जिया। जैसे विज्ञान आप लोग कहते हो, विज्ञान नहीं विज्ञान होता है, ठीक। और स्रा एक होता है, इसमें आपको मालूम है ये सा और रा मिला होता है। तो देखा जाए तो यही आपसे सवाल पूछ रहा था कि ज्ञा वर्ण किन दो ध्वनियों के मेल से बना है, तो इसमें जा और इया होगा, यानी जो आपका पहला ऑप्शन है यही सही होगा। सही हुआ था ना? वेरी गुड, सही तो होगा ही, जब मेहनत करोगे तो क्यों नहीं सही होगा। तो इस तरह से ये सवाल भी हो गया। अगला सवाल देखते हैं। एक और सवाल आपके सामने ये रहा, इसको नोट करो। नोट जरूर कर लो भाई, कुछ करो चाहे ना करो, अगर नोट कमाना है तो नोट करना है। ध्यान दो, नोट कर लिया? ड़ा लिखा है, ड़ा, ये जो लिखा है क्या है? ड़ा। ये इसको कुछ लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे, पढ़ो क्या लिखा है? ड़ा है, ड़ा। नीचे बिंदी है तो ड़ा है, अगर बिंदी ना होती तो डा डलिया होता है। पूछ रहा है ड़ा किस प्रकार का व्यंजन है, तो हमने आपको ड़ा और ढा दो व्यंजन बताए एक साथ। इसको हमने बताया उच्छिप्त व्यंजन है। कौन सा? उच्छिप्त व्यंजन, यानी जो दूसरा ऑप्शन है। अयोगवा जो पहला ऑप्शन कह रहा है, अयोगवा तो नहीं होगा क्योंकि अंग और आहा दो अयोगवा होते हैं, और संयुक्त व्यंजन है नहीं क्योंकि इसमें आधा पूरा का कोई मतलब नहीं, दो व्यंजन ही नहीं है। और स्पर्श व्यंजन भी नहीं है क्योंकि डा ढा होता केवल, डा और ढा, तब तो स्पर्श होता। लेकिन जो नीचे बिंदी लगा दिए, तो हिंदी में बिंदी दो होती हैं, केवल दो, एक ऊपर लगती है एक आगे लगती है। लेकिन ये जो तीसरी बिंदी दिख रही है ये हिंदी की नहीं है। हमने इस पर चर्चा किया है जब उच्छिप्त व्यंजन बताए थे कि ये उर्दू का नुक्ता है, और ये उर्दू का है और ये हिंदी का है, दोनों मिलकर बना है, तो इसीलिए इसका एक नाम और होता है। उच्छिप्त तो होता है, साथ में इसको दो दो भाषाओं के इसमें गुण होते हैं ना, हिंदी और संस्कृत, तो इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुण कहते हैं दोनों व्यंजनों को। और ये नया निर्माण इनका हुआ है, नुक्ता लगाने के बाद हुआ है, इसीलिए इनका एक नाम और होता है नवीन विकसित ध्वनिया। ये सब पे हम चर्चा कर चुके हैं। अगर कोई चीज नई मिले आपको जो मैंने ना बताया हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके जो अल्फाबेट है वर्णमाला हमने पूरा पढ़ा है लेकिन ये चीज उसमें नहीं बताई गई, तो उसका हम एक वीडियो और बना देंगे और प्रयास करेंगे कि वो भी आपका हो जाए। तो इसमें देखा जाए थोड़ा किस प्रकार की ध्वनि है? उच्छिप्त है, उच्छिप्त। इसको द्विगुण भी कहते हैं, नव विकसित ध्वनिया यानी नवीन विकसित ध्वनिया भी होती है। क्लियर? ओके। अगला सवाल दें? थोड़ा रेस्ट करोगे? काहे का रेस्ट? अगला सवाल ये रहा, लगा इसको। ये तो अभी जो सवाल हुआ था उसी तरह का है भाई, इसको गलत नहीं होना चाहिए। री किस प्रकार का स्वर, अभी एक सवाल हुआ था, पूछ रहा है ई ध्वनि किस वर्ग के की ध्वनि है। ऑप्शन देख के टिक लगाओ, आपकी सही होना चाहिए। पूरी ताकत लगा देना भाई, गलत ना हो। हो गया भाई। सवाल कह रहा है आपका क्या कि ई ध्वनि, बड़ी ई है, किस वर्ग की ध्वनि है? पहला है समृत स्वर। तो क्या ई समृत स्वर है?
अब है कि नहीं ये पता लगेगा जब आप जानते होंगे कि कौन सा स्वर समृत, अर्ध समृत, विवृत, अर्ध विवृत होता है। तो हमने आपको बताया, लेकिन एक बार फिर बता देते हैं कि जो समृत, अर्ध समृत, उसके बाद विवृत और अर्ध विवृत, इनको नोट कर लें आप 1 मिनट फिर से। समृत, समृत नहीं लिख पा रहे हैं भाई, अर्ध समृत कौन कौन से होते हैं, विवृत और अर्ध विवृत, ये 4 वैरायटी के स्वर होते हैं मुंह खुलने के आधार पर। तो समृत कौन कौन से होते हैं, अर्ध समृत, विवृत और अर्ध विवृत। इनको जरा कॉपी में नोट करो पहले आप, अगर आपको आता है तो आप नोट कर लोगे, और हम तो लिखेंगे इसलिए हेडिंग डाल दिया है। अब ये सवाल हो जाएगा, नोट करो इसको। समृत कौन कौन से होते हैं आगे लिखो, फिर अर्ध समृत कौन से होते हैं लिख डालो, अगर आता है तो लिखो, नहीं तो फिर यहीं पे वीडियो को रोको और पहले प्लेलिस्ट में जाओ वर्णमाला के, इसको पढ़ डालो, तब तो प्रैक्टिस का कोई मतलब है। और जो लिख लेंगे अच्छी बात, लिखो, हम टाइम दे रहे हैं आपको, जल्दी से लिखो। नहीं आता तो बैठे रहो, इंतजार करो। लिख लिया होगा जिसको आता है, जिसको नहीं आता हो सकता चाय पीने चला गया हो। देखो हमने कहा था इसमें विपरीत सबसे पहले केवल याद रखो आ, जिसमें पूरा मुंह खुल जाए वो विपरीत होता है। यानी बड़ा आ जो है वो मात्र एक ऐसा स्वर है जो विपरीत होता है। और उसके बाद अर्ध विपरीत जो हैं जिनमें मुख आधा खुले वो हैं आए, ए नहीं आए, आओ और छोटा, आए आओ और छोटा आ, ये अर्ध विपरीत होते हैं। उसके बाद फिर अर्ध समृत जो है वो ए और ओ होते हैं, ए और ओ। हम इधर से लिखना क्यों शुरू किए, क्योंकि इसी तरह हमको भी याद है, बड़ा आ विपरीत, फिर आए औ और आ, जिसमें आ का रूप होता आए आओ आ होता है, वो अर्ध विपरीत, जिसमें आ का अंश होता है, आ और ए से ए बनता है। और उसके बाद अर्ध समृत ए और इनसे जो बचते हैं वो ए और ओ, ये अर्ध समृत होते हैं। अब समृत कौन होंगे, जो बचे हैं सब। तो कौन कौन बचे जरा लिख डालो, अब तो लिख सकते हो ना, कौन कौन बचे हैं। स्वर आते कि नहीं, 11 स्वर होते, 11, हाँ स्वर भाई, स्वर सुअर नहीं। शुरू से देखो, आ तो हो गया है, बड़ा आ हो गया, छोटी ई बची है, बड़ी ई बची है, छोटा ऊ बचा है, बड़ा ऊ बचा है और री बचा है। ये आ जाएंगे समृत के अंतर्गत। क्लियर। तो देखा जाए तो ऊपर वाली लाइन जो स्वर लिखते हैं हम, उसमें अ और आ ये हटा दो, बड़ा आ तो विपरीत में चला जाएगा, छोटा आ अर्ध विपरीत में। रटने का तरीका मैं बता रहा हूं, छोटा आ मैं पहले बड़ा आ यानी कि विपरीत जिसमें मुंह खुल जाए, और अर्ध विपरीत अ छोटा, ठीक। उसके बाद ऊपर वाली लाइन के जितने हैं सब होते समृत, ठीक। और उसके बाद ऊपर वाली लाइन, अब नीचे वाली लाइन में आए और आओ, आए और आओ ये अर्ध विपरीत में होंगे, मुंह खोल के देख सकते हो, आए और आओ मुंह खुलता है, और ए और ओ जो होते हैं वो अर्ध समृत होते हैं। हमको लगता है आपके दिमाग में सेट हुआ होगा कुछ, हम अपने हिसाब से प्रयास किए सेट करने का, बाकी आप अपने हिसाब से रट लो। अगर कोई रटने में महारथी है तो रट डाले भाई, समृति री ऐसे जैसे चाहो रट डालो,
और अगर मान लिया टेक्निक से समझना चाहते हो तो एक चीज विवरित आ, केवल एक विवरित आ, छोटा आ अर्ध विवरित, उसके साथ ए और औ लगेगा अर्ध विवरित में, उसके बाद से अर्ध समृत में ए और ओ नीचे वाली लाइन से। अरे नीचे वाली लाइन का मतलब स्वर आप ऐसे लिखते हो कि नहीं, ध्यान दो, एक बार क्लियर हो जाएगा, हरदम के लिए हो जाएगा, इसीलिए परेशान है। ए आई ओ औ ऐसे स्वर लिखते हो तो इसमें पहले बड़ा आ, अब इसको मत देखिएगा, बड़ा आ विवरित है, छोटा आ अर्ध विवरित है, और इसी में ऐ और औ अर्ध विवरित है। ठीक, उसके बाद इसी लाइन के जो दो बच्चे हैं ए और ओ ये अर्ध समृत है, और जितने बाकी बचे हैं ये सब समृत हैं। हमको लगता है अब सेट हो गया होगा, नहीं सेट हुआ तो कोई बात नहीं भाई, मिटाऊं, नोट कर लो इसको। अरे नोट हो ही गया है। तो ये जो सवाल था आपका ई, अब आते फिर सवाल में, बड़ी ई लिखा है, कह रहा है ई ध्वनि किस वर्ग की ध्वनि है। पहला ऑप्शन आपका है क्या, पहला ऑप्शन है समृत, तो ई समृत तो है पक्का। दूसरा ऑप्शन अब है अग्रस्वर। अब बताओ, इतना बड़ा बवाल किया, उससे केवल समृत निकल के आया। अब अग्र पश्चिम मध्य देख लो, अग्रस्वर क्या होता है, जिसमें जीभ का अगला हिस्सा काम करे, और उसके बाद मध्य स्वर भी होता है, ये दूसरे आधार पर, जीभ के आधार पर है, और पश्च स्वर भी होता है जिसमें जीभ का पिछला हिस्सा काम करे। अब फिर से स्वरों में बात करेंगे, पूरे 11 स्वर लिखना पड़ेगा। तो इसमें याद करने के लिए सबसे पहले मध्य स्वर केवल याद करना है, छोटा आ, मध्य स्वर होता है छोटा आ, और जो अग्र स्वर होता है वो ई ए ऐ, जिसमें ई का रूप होता है, ई ए ऐ, ये होते हैं अग्र स्वर। बाकी जितने बचे सब पश्च स्वर होंगे, ऊ, और क्या बचा, और कौन सा बचा, बड़ा आ भी बचा है, आ ई उ ए ऐ, ओ जो है ये पश्च स्वर होंगे। देखा जाए तो अब ई को देखो क्या है, अग्र स्वर। देखा जाए सवाल में दूसरा ऑप्शन क्या है, अग्र स्वर, यानी वो समृत भी है, अग्र स्वर भी है, और तीसरा ऑप्शन क्या है, दीर्घ स्वर। देखा जाए तो जब दो ऑप्शन हो गए तो आपको आंसर तो अब यही लगाना उपयुक्त सभी, लेकिन क्या बड़ी ई दीर्घ होता है, बिल्कुल होता है। हमने ह्रस्व और दीर्घ भी आपको बताए हैं कि अ ई उ री ह्रस्व होते हैं, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ जो है वो दीर्घ होते हैं। तो इस सवाल में अगर देखा जाए तो आपको क्या लगाना है, उपर्युक्त सभी। प्रैक्टिस का यही मतलब होता है कि मैक्सिमम चीजें उससे मालूम पड़ जाएं। तो हमने प्रयास किया है आपको दोबारा सब कुछ बताने का, और यह सवाल अब समाप्त हुआ। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दीजिए भाई, ये देखिए, इसको लगाओ जरा इत्मीनान से, जल्दी कोई नहीं है, नोट कर लो, पहले सवाल को नोट कर लो तभी मजा आएगा। आंसर जो आपका है उसको टिक लगा लो। लगा लिया होगा, सरल है भाई। हो गया। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि इनमें से मूर्धन्य व्यंजन कौन है। मूर्धन्य का मतलब जो का खा गा घा होता है पहली लाइन, वो क्या होता है, कंठ है। वेरी गुड। का खा गा घा वाली लाइन जो होती है वो कंठ होती है। चा छा जा झा वाली लाइन बताओ, तालव्य। वेरी गुड, तालव्य। और टा ठा डा डा वाली लाइन
मूर्धन्य, शाबाश। जो लोग पढ़ते हैं मन लगा के काम बनेगा। और ता था धा धा वाली लाइन दंते, वेरी गुड। और इसके बाद आप सोच रहे होंगे हम पा फा बा भा वाली पूछेंगे तो ओष्ठ हम बताएंगे, हम पूछेंगे ही नहीं। सवाल में आते हैं, मूर्धन्य होता टा ठा डा ढा वाली लाइन, टा ठा डा ढा अड़ा, ये मूर्धन्य होते हैं। सवाल देख लो, सवाल कह रहा है निम्न से मूर्धन्य व्यंजन कौन है। पहला ऑप्शन है डा, डा तो है भाई। दूसरा ऑप्शन है ढा, ढा भी है। इसका मतलब अब आपका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि तीसरा ऑप्शन जो अड़ा है वो भी है। यानी कि इसमें जो तीनों लिखे हैं वो मूर्धन्य व्यंजन है। और ये कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, वत्स, ओष्ठ, अंतस्थ, संघर्षी, उष्मीय, नासिक, उच्छिप्त, अयोगवाक, जो भी सब कुछ होते हैं, जितने भी नाम है, लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, अर्धस्वर व्यंजन, वायवीय व्यंजन, बहुत तरह के हैं। इन सब की अगर जानकारी लेना है तो आपके पास वर्णमाला का पूरा चैप्टर मैंने दिया है, इसको आप पढ़ लीजिए ताकि वर्णमाला का कोई भी सवाल ना छूटे। और इसी सवाल के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे, अगर कुछ और सवाल मिले तो वर्णमाला से ही कराएंगे, अन्यथा किसी अगले चैप्टर की प्रैक्टिस के साथ आपसे मुखातिब होंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पस्त रहिए। नमस्कार।